नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, जी हाँ, हमेशा ही आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फ्रेंच में बोंसोir, चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कनिचिवा। प्रदीप जी। Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful, absolutely wonderful. And at the moment, the one particular news which of course dominated all the news portals early in the morning was of course the so-called arrest warrant which has been issued by US District Court against Mr. Gautam Adani. Naturally, the Congress picked it up. और सबसे पहले राहुल गांधी साहब ने कहा कि गौतम अडानी को एकदम गिरफ्तार किया जाए। Oh God, this is like terrible. What do you think, Pradeep ji? Absolutely. The BJP says it's the deep state, it's the George Soros and the entire mafia. बीजेपी ने यह भी कहा कि 4 स्टेट जो मेंशन है वो सब कांग्रेस रूल स्टेट था और इंडिया अलायंस के, और इंडिया अलायंस एंड तमिलनाडु जो इफ यू टॉक अबाउट इट इज डीएमके, वी टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, देन इट वाज देन ओडिशा बीजेडी, जब यू नो, तो ऑल द स्टेट्स दे से रूल्ड नॉन बीजेपी स्टेट्स एंड आंध्र प्रदेश वाईएसआरपी। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां पर अडानी जी ने तथाकथित तौर पर रिश्वत दी है, ऐसा कहा गया है। Now, my point is, the Congress somehow the other can't get anything right. और दूसरी चीज क्या हुआ है कि एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं प्रदीप जी, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई एमबीए है ही नहीं, मतलब एमबीए नाम की कोई चीज ही नहीं है, लग ऐसा रहा है। अब यही हरियाणा में कहा था उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी खत्म है, बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और आ गई बीजेपी की सरकार। तो एग्जिट पोल से दे ऑलवेज विद कॉशन। So as far as exit polls are concerned, मुझे लग रहा है अब एग्जिट पोल्स वगैरह की दुकान बंद होनी चाहिए। WWF अब मुझे ऐसा लग रहा है बंद हो जानी चाहिए एग्जिट पोल्स वगैरह की जो दुकान है, मतलब ये जो उल्टा सीधा ये जो सब करते रहते हैं in all likelihood, but all I'm saying is irrespective of whichever government comes, जो भी सरकार आएगी उसको 2 या 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले किसानों का जो क्राइसिस है, फार्म क्राइसिस जो है वो जबरदस्त है इस वक्त। सर सोयाबीन, कांदा, कपास, और कपास की तो हालत ये हो गई है, जो बाहर कपास कट के पड़ी थी, पूरी पूरी छन के पड़ी थी सर, मतलब मंडी में जाने के लिए, वो बारिश हो गई है उसके ऊपर। तो आई थिंक दैट डिस्ट्रेस वील हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मराठवाड़ा विदर्भ, यू टॉकिंग अबाउट मराठवाड़ा विदर्भ एंड पश्चिम महाराष्ट्र जी, अनियंस, शुगर केन, सोयाबीन्स, कॉटन। सर अनियन, शुगर केन, सोयाबीन, सर अनियन, सोयाबीन एंड कॉटन, यानी इस बार सोयाबीन, कपास और कांदा, ये 3 चीजें जो हैं इसको लेकर के बहुत जबरदस्त क्राइसिस है। Sugar cane also in there. Farmers are unhappy. Yes. Sugar cane also But is concerned. I don't know why. Sugarcane farmers are always unhappy. I don't know why. They're the richest. They grow the richest cash crop in the entire country, right over here. But all I'm saying is they'll have to really deal with that situation, and they will have to deal with the situation of Maratha reservation, मराठा आरक्षण का जो आंदोलन वो एक बार फिर शुरू होगा। और उसके अलावा दांगड़, ओबीसीज जो दांगड़ आंदोलन है वो भी एक बार फिर शुरू होने वाला था, वो खत्म नहीं हुआ है। मेरा ये कहना, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डेल्ट विद इन अ प्रॉपर मैनर बाय विच एवर गवर्नमेंट कम्स टू पावर, एंड आई होप विच एवर गवर्नमेंट कम्स टू पावर विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द लाडकी बहना स्कीम। जो लाडकी बहना स्कीम है, कांग्रेस और एनडीए इन्होंने बहुत हल्के में आंका था लाडकी बहना स्कीम को, जैसे मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। सब यू कांट आर्ग्यू विद मनी इन द बैंक, इफ देयर इज मनी इन द बैंक यू कांट आर्ग्यू विद इट, दैट्स इट। उसके आगे बहुत तकलीफ हो जाती है लोगों को, राइट? एंड एट द मोमेंट विद अस वी हैव अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट्स इंडीड। लेट्स टेक अ लुक एट हुम वी हैव गॉट। आई कुड सी गणेश खानकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के गणेश खानकर साहब बड़े दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद हमारे साथ आए। पता नहीं क्यों हम लोगों से गुस्सा थे, मुझे मालूम नहीं है। वाई वर यू एंग्री सर? क्या हो गया था सर आपको? गणेश खानकर साहब, नमस्कार।
नमस्कार राजीव जी, नमस्ते। राम राम। राम राम सर, जय सिया राम, कैसे हैं? सब जय सब श्री राम। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। चुनाव के बाद शपथ विधि के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सर, शपथ विधि क्या बात के लिए तो आप तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हमसे क्या नाराजगी थी? इतने महीनों से आप आए नहीं, क्या हुआ? सर, आपकी ओर से रिक्वेस्ट तो आ रही थी, लेकिन चुनाव में बहुत बिजी था। जी। उत्तर मुंबई की जिम्मेदारी थी, वैसे ही मुंबई के एक दो विषय थे, उसकी भी जिम्मेदारी थी शुरुआत में। फिर बाद में उत्तर मुंबई में ही कंसंट्रेट करने के लिए कहा था। जी। और आपकी जानकारी के लिए, शायद हमारा गणित मलाड में थोड़ा कुछ ठीक बैठा, तो इस बार उत्तर मुंबई की 6 के 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। क्या बात है सर, रॉकिंग, यूर अ रॉक स्टार सर। किरण सुनावने साहब, नमस्कार। नमस्कार सर राजीव जी, नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय भवानी, महाराष्ट्र। जय भवानी। कैसे हैं सर? एंड ऑफ कोर्स आवर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, हनुमंत पवार साहब। हनुमंत पवार साहब, नमस्कार। जय जगत, जय जगत। जय हिंद सर, जय हिंद। आपको देख करके बड़ा मजा आ जाता है सर, जिस प्रकार आप नहीं किसानों cancel की होगा। किसानों की सेवा में लेकिन वो हमेशा लगे इंडोर रहते सिस्टम है हैं। ना। जबरदस्त, मानना पड़ेगा हनुमंत पवार साहब आपको। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो सर, आपके सामने जो हैं वो दोनों के दोनों लोग महायुति से हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं हनुमंत पवार साहब। अब अपडेट मारो। हनुमंत पवार साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। हनुमंत पवार साहब, आप ये बताएं कि आपके विश्लेषण के मुताबिक 23 तारीख को क्या होने वाला है, बताएं प्लीज। महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरे बहुमत से महाराष्ट्र में आ रही है। महायुति की सरकार जा चुकी है। महाराष्ट्र के किसान, महिलाएं, बेरोजगार युवक और महाराष्ट्र के हमारे जो पूरे महंगाई से जो आम जनता को जो परेशानी थी, उसका हल लोगों ने ढूंढ लिया है। महायुति की सरकार जाने वाली है, जा चुकी है लगभग। उसका सिर्फ 30 तारीख को रुझाव आने की हम राह देख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 117 तक जाएगी। महाविकास आघाड़ी 170 तक, 170। Hanuman Pawar sahab, is the agrarian crisis affected the Mahayuti in Marathwada and Vidarbh? क्या विदर्भ और मराठवाड़ा में महायुति को सफर इसलिए होना पड़ेगा कि किसान नाराज है? किसान क्या नाराज है महायुति से? नाम्बियार जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं मराठवाड़ा के लातूर डिस्ट्रिक्ट और मेरा धाराशिव उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोनों जगह कई विधानसभा क्षेत्र में मैं जिम्मेदारी थी, मैं प्रचार के लिए गया था। वैसे ही मैं विदर्भ के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों रीजन में धान की खेती, चावल की खेती और सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। एमएसपी का इशू इतना यहाँ वाइब्रेंट था कि लोग, बीजेपी वालों का कोई सुनने को तैयार नहीं थे। कोई भी बीजेपी का प्रचार करने के लिए अगर आए तो मैंने उमरखेड़ में देखा, आर्नी में देखा, यवतमाल में भी देखा, मैंने तिगरस में देखा, तो धान के भाव बढ़े नहीं है। धान की खेती दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है और धान के लिए जो खाद लगती है डीएपी, उसके भाव बढ़े हैं, लेकिन धान की खरीदी नहीं हो पाई है। अभी तक भी धान के जो एमएसपी से खरीदने के लिए जो सेंटर चाहिए थे, वो कहीं भी खुले नहीं है। तो विदर्भ में तो धान के खेती करने वाले किसानों ने बड़ा झटका बीजेपी को दिया ही दिया है। मेरे मराठवाड़ा में लातूर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का मार्केट है, तो लगभग 3,500 3,600 तक सोयाबीन आज भी मार्केट में बिक रही है। गवर्नमेंट ने जो 4,800 तक की एमएसपी डिक्लेयर की है, वहां एक भी ऐसा किसान, एक भी ऐसी रिसीट नहीं है, लातूर हो, हिंगोली हो, मेरा बीड़ हो, धाराशिव हो, एक ही ऐसी रिसीट मंडी में मेरे किसानों को नहीं मिली जिसका भाव गवर्नमेंट ने 4,800 एमएसपी तय किया था। एक 4,892, भूल गया, मिला नहीं। 4,892 रुपए, 4,892 जी, तो एक भी ऐसा किसान, एक भी ऐसी रिसीट अगर होगी कि जिसको एमएसपी से हमारी सोयाबीन खरीदी हो, तो मुझे कोई भी दिखाए। 3,800 3,700 3,500 तक सोयाबीन आज भी मार्केट में लातूर के बिक रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो हनुमंत पवार साहब, गणेश खानकर साहब जरा ध्यान से सुने, कहने का मतलब ये हुआ कि जो 7,000 पर क्विंटल की लागत आती है जिस क्रॉप में, उसकी एमएसपी सिर्फ 3,800 मिल रही है। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब एज फार एज आई नो
लागत जो आती है वो तकरीबन 7,000 के करीब आती है। अगर फेयर प्राइस अगर दी जाए, एमएसपी अगर फेयर हो, तो इट शुड बी अराउंड 6,500 7,000 रुपीज सोयाबीन के लिए। लेकिन हालत अभी यह है कि सोयाबीन फार्मर्स आर रियली रियली एंड ट्रूली फेसिंग ह्यूज क्राइसिस। गणेश खानकर साहब, जरा आपकी बात जी राजीव जी, बोलिए। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन चुनाव के दरमियान हमने सभी किसानों से वादा भी किया था कि एमएसपी जो किसानों को मिलनी चाहिए उसके लिए हम वचनबद्ध जी। है। और ये सारा चुनाव खत्म होते ही सारे किसानों के बारे में हमारी जो बातें थी हमारे नेता सारे कह रहे थे। और जिस तरह की बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने हनुमंत राव जी ने कही, जी तो किसानों में अपने विषय को लेकर जागरूकता नहीं है क्या? तो है, लेकिन मुझे चुनाव खत्म होते होते आखिरी 10 दिन में जो ये सारा बताने की कोशिश कर रहे, किसानों का जो बर्ताव महायुति के प्रति था वो आखिरी 10 दिन में बदला हुआ हमें नजर आया। यदि ये नहीं होता तो जो आप एग्जिट पोल देख रहे, मैं आज एग्जिट पोल का समर्थन करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं, क्योंकि आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के बारे में जब एग्जिट पोल आए थे तब मैंने ही आपके चैनल पे ये कहा था कि सारी चीजें भूल जाइए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है। आपको याद भी होगा। जी, आपने कहा और आपने अचरज भी बताया था कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं। जी तो मैंने कुछ बातें आपको कही थी कि ये जो मुद्दे हैं जो मुझे आज नजर आ रहे हैं, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुद्दे चुनाव में भारी हो सकते हैं और हमारी सरकार आ रही है। और जिस दिन रिजल्ट आया ये हमने उस दिन देखा, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसको चुनाव का मुद्दा बताने का प्रयास किया। मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे चुनाव में राजीव जी महाविकास आघाड़ी केवल निगेटिव चर्चा पर ही अटकी रही, जबकि हमने लोगों के सामने जो स्कीम्स है और पॉजिटिव बातें रखकर हम चुनाव को आगे लेते गए। चुनाव की शुरुआत के दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास आघाड़ी में चर्चा होती रही, जिसका वो चुनाव शुरू होने तक जवाब नहीं दे पाए। कई जगह पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को शिंदे गुट में प्रवेश दिलवाकर हमने उनकी उम्मीदवारी दी। वहां पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर काम किया, जबकि महाविकास आघाड़ी में आपको देखते होंगे कि जहां पर यानी रामटेक वगैरह में जो शिवसेना के उम्मीदवार थे उनके साथ क्या हुआ, जो लोकसभा में चंद्रहार पाटिल के साथ जो क्या हुआ वो आपको पता है। उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी कम से कम 20 से 25 जगह पर पूरे महाराष्ट्र में अब उन्हें ये तय ही नहीं करने का मौका मिला कि भाई एक्चुअल हमारा उम्मीदवार क्या है। ये सारी बातें महाविकास आघाड़ी को अंतिम दिनों में बड़ा नुकसान दे गई है। आपका प्रेडिक्शन हमेशा सही रहता है कानकर साहब, वी ऑलवेज कॉल यू अ फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर मोड कि आपका प्रेडिक्शन हमेशा सही रहता है। बट फॉर योर प्रेडिक्शन टू कम राइट दैट महायुति जीतने वाला है, यू नीड टू हैव द ओबीसी वोट्स विद यू, द मराठा वोट्स विद यू एंड द हिंदुत्व वोट्स विद यू। तो क्या ओबीसी मराठा वोट्स आपके साथ है खानकर साहब? भले टॉल लीडर्स आपके पास है ओबीसी के, बट डू यू थिंक द एंटायर मराठा पॉपुलेशन हैज वोटेड फॉर यू? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो चित्र बनाने की कोशिश हुई कि मराठा पूरी तरह से महायुति के खिलाफ है, देखिए लोकसभा के समय झूठा नैरेटिव बनाकर उसकी कोशिश की गई और कुछ तथ्यों में उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और लोगों को ये रियलाइज हुआ, ये बातें पता भी चली कि भाई ये लोकसभा के चुनाव का मुद्दा बनाकर हमारे साथ छल किया गया। देखिए मनोज जरांगी जी ने भी उम्मीदवारी घोषित करने की कोशिश की थी, वो भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन विड्रॉल के कुछ घंटों पहले उन्होंने चुनाव से ही बाहर निकलना अपने लिए मुनासिब समझा और वे चुनाव से बाहर निकल गए। अब वो किसके कहने पे गए, क्या हुआ, इस पर मैं नहीं जाता हूं और आज का वो विषय भी नहीं है। लेकिन इन 4 महीनों में जनता को भी समझ में आया और हमने पहले दिन से कहा है ना कि भाई हम मराठा के आरक्षण के हम खिलाफ तो नहीं है, हमने हमेशा समर्थन किया है। जबकि मराठा आरक्षण देने की बात हुई तो पहली बार मराठों को आरक्षण फडणवीस जी ने दिलवाया। उस समय की सरकार के रहते हमने कोर्ट में उसे जीता भी। हमारी सरकार जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रूव नहीं कर पाए, जो भी वजह हुई होगी वो जनता के सामने है। मनोज जरांगे अपनी भूमिका में वो जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे,
देखिए मैं भी मराठा हूं और मैं जानता हूं कि गांव देहातों में क्या परिस्थिति है, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी आंदोलन को शुरू करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि वो आंदोलन मुझे कहां रुकना है और कहां मुझे खत्म करना है, और इस आंदोलन से मुझे क्या प्राप्त करना है। यह जब पता नहीं होता है तो जो हाल होता है वो आज मराठा आंदोलन का हो रहा है। हम तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें किस दिशा में जाना है। उसी वजह से हम बार बार किसी राजनीतिक दल पर के सर पर ठिकरा फोड़कर हम समय निकालने की काम कर रहे हैं। अब देखिए मराठा समाज के भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और लाड़की बहन, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना ने इस चुनाव में गेम चेंजिंग का काम किया है सर। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के हमारे नेताओं ने उसके बारे में टिप्पणी की, यानी क्या क्या यानी शब्दों का प्रयोग, बहन झाली कड़की म्हणून ती लाड़की, फिर आप क्या उन्हें खरीदने जा रहे हो, उनका स्वाभिमान। देखिए ऐसा है साहब, हमें जो लगा हमने किया। 2.5 साल आप भी सत्ता में थे, क्या हमने आपको मना किया था क्या कोई स्कीम लाने के लिए? हमने महिलाओं को एसटी में मुफ्त प्रवास देने की बात की, हम सीनियर सिटीजन के लिए हमने काम किया, आधे पैसों में महिला वर्ग के लिए सम्मान की बात की। हमने गलत क्या किया भाई? हमें जो ठीक लगा, उल्टे कांग्रेस के नेता इस पर टीका टिप्पणी करते रहे, आखिर में नहीं हुआ तो कोर्ट में भी चले गए कि भाई इसे बंद करो करके। ये महाराष्ट्र की जनता ने बखूबी समझा है, देखा है। और मैं राजीव जी आपको यह कहता हूं, देखिए चुनाव में नैरेटिव सेट किए जाते हैं, चुनाव को चलाया जाता है, लेकिन चुनाव में यह भी तो बताया जाता है ना कि आप सत्ता पर आने के बाद आप क्या करने वाले हो। अब यह महाविकास आघाड़ी बताने में असफल रही, ये मेरा रीडिंग है। जो आखिरी 10 दिनों में जनता के सामने जो उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच रखने की आवश्यकता थी कि हम सत्ता में आने के बाद ये बदलाव करने जा रहे, उसमें महाविकास आघाड़ी बिल्कुल असफल रही और हम सफल रहे, ये मेरा मानना है। किरण सोनावने जी, हाँ किरण सोनावने जी, शिंदे सेना यानी एकनाथ शिंदे सेना, एकनाथ शिंदे साहब की जो परफॉर्मेंस रही है वो जबरदस्त रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार उन्होंने काम किया है स्टेट में, भले ही कांग्रेस को पसंद हो ना हो, कैसे पसंद होगा साहब, बाकी सब लोगों को भी पसंद नहीं है, लेकिन आई एम एन एडमायरर ऑफ एकनाथ शिंदे, पहले से ही जानता हूं उनको। थैंक यू। और पूरी पहले से ही आनंद दीघे के वक्त से बहुत अच्छे तरीके से हमारे दोस्त रहे हैं, और उनका जो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसा उन्होंने काम किया है, भाई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा पहले। महाराष्ट्र में इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है सर, चुनाव अगर आप मान लीजिए जीत जाते हैं, मान लीजिए जीत गई महायुति, तो एकनाथ शिंदे साहब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? किरण सोनावने साहब, देखो पार्टी का एक कार्यकर्ता करके और प्रवक्ता करके हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो फैसला है, 3 पार्टी की हमारी महायुति है और छोटे घटक दल है उसमें, तो वो मिलकर वो निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर हमारे पार्टी में कोई खींचातानी नहीं है, जैसे महाविकास आघाड़ी में ये खींचातानी थी कि इसको चेहरा बनाओ, मेरे को चेहरा बनाओ, आप चेहरा तय करो, मैं उसको समर्थन देता हूं। इस तरह की बातें जो उद्धव जी ठाकरे कर रहे थे, उनको आखिरी तक कांग्रेस ने चुनाव का चेहरा नहीं बनाया, न राष्ट्रवादी ने बनाया। जहां तक कि उन्होंने, उनके प्रवक्ताओं ने 50 बार कहा कि ये हमारा चेहरा है। हमारे यहाँ में महायुति में ऐसा कोई भी ये नहीं है। हम लोग बड़े ही यानी विचारों से लेकर जुड़ी हुई पार्टी है हमारी महायुति है। तो हमारे यहाँ पे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगेगा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, वैसे भाजपा को लग सकता है, वैसे राष्ट्रवादी को लग सकता है। लेकिन ये जो फैसला है, ये हमारी जो महायुति की जो केंद्रीय कमेटी है वो तय करेगी, और उसको लेकर कोई हमारी इसमें कोई बेबनाव या उसमें कोई मतभेद वगैरह कोई नहीं। सोनावने साहब, आप एकनाथ शिंदे जी ने साफ कहा था कि बाला साहब ठाकरे जी एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी हरगिज नहीं हो सकता। आपका डेवलपमेंट प्लान था, हमने देखा समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, वाधवन प्रोजेक्ट, 8-10 प्रोजेक्ट, 1 रुपी इंश्योरेंस क्रॉप। तो क्या ये विचार बाला साहब ठाकरे जी का विचारों का विजय होगा या फैमिली बिजनेस का विजय होगा? इस इलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा किरण सोनावने साहब? देखिए साहब, मैं चुनाव के दौरान तकरीबन ना बोलो तो 15-20 जिलों में
एज ए स्टार प्रचारक करके मेरी पार्टी से गया हुआ था, और वहां पर मैंने जो माहौल देखा, अलग अलग तबके के लोगों से, महिलाओं से बात की, वंचित घटकों से बात की, मैंने अलग अलग तरह मराठा समाज के लोगों से भी बात की। मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव के दौरान महायुति का अंडरकरंट तूफान चल रहा था, और ये तूफान केवल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के सरकार ने जो काम किए उसका ये तूफान था, और 23 तारीख को ये तूफान लोगों के सामने दिखेगा, और महायुति की जो सरकार है वो बहुमत से फिर एक बार महाराष्ट्र में स्थापित हो जाएगी। जी, we welcome our old friend Mr. B.N. Kumar, senior journalist, and of course one of the best PR men in the country. B.N. Kumar साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? जय सिया राम, कैसे हैं सर? हर हर महादेव। बस फर्स्ट क्लास। So B.N.K, you know all the politicians are here. We haven't discussed the elephant in the room so far. The elephant in the room is Mr. Gautam Adani. You know, गौतम अडानी जी के ऊपर जो चीज आई सुबह सुबह, हम लोग सब लोग यही पढ़ रहे थे, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज इशूड अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट मिस्टर अडानी. हाउ डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री? द इलेक्शन इन महाराष्ट्र आर ऑलरेडी ओवर एनीवे, तो महाराष्ट्र की इलेक्शन के ऊपर तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं. लेकिन जो महाराष्ट्र में अभी तक हिंसा हुई है, वायलेंस जो हुई है, उसके अलावा पहली बार आवर फ्रेंड, यू नो ही इज आवर वेरी डियर फ्रेंड विनोद तावड़े साहब, विनोद तावड़े साहब वाज अक्यूज्ड. उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि वो 5 करोड़ लेकर के कहीं गए, फिर उनको घेराव कर किया गया, पता नहीं क्या हुआ वगैरह वगैरह. अनिल देशमुख साहब के सर का सर फोड़ दिया गया. कोई बीजेपी के शख्स हैं, उनको पीटा गया. शिवसेना के कोई हैं, एकनाथ शिंदे सेना के, उद्धव ठाकरे के लोगों ने जाकर के उनको पीटा ना. ये पहले महाराष्ट्र में कभी नहीं होता था सर. ये क्या हो रहा है बीएन के साथ, जरा बताएं प्लीज. हाउ डू यू एनालाइज? Unfortunate. Yeah, RKB right. It's very unfortunate that this kind of violence is creeping into Maharashtra elections also. Should not have happened. जैसे अपने का पहली बार हुआ है. और जहाँ तक मिस्टर तावड़े का सवाल है, I don't think तावड़े had any business to be present in that area because the model code of conduct is already on. Yes. He should not be having any meetings. The clear-cut violation of the code of conduct. That of course, who observes these days, you know, as far as the ruling party is concerned, the election commission is absolutely, you know, blind to the thing, because you've seen the Jharkhand campaign, the kind of a hate campaign that was launched by the BJP. The you know, ECI took a long time to ask BJP to listen to the Congress complaint to take off the campaign. But लेकिन जब तक तो जितना डैमेज होना था वो तो हो चुका है. The hatred was already spread. I mean, it is direct attack on the chief minister. The kind of campaign that they launched, that absolutely ridiculous. And I mean, when you swear by the constitution, which says sovereign, secular, democratic republic, कहाँ गए ये सब चीजें? This is very unfortunate. ये तो नहीं होनी चाहिए थे. और you asked me about the question about Adani. Yes, it came one day late as far as Maharashtra is concerned. This will continue to dominate the politics and the financial scenario of the country, because as it is today, the Adani stocks have suffered a big setback. Adani, in fact, group has already issued a statement saying that the case that we are talking about, the American courts case, they're basically only allegations, and then we will reply to that. But I think it's a clear-cut indictment which has come from the US. It all depends on how the lawyers present it or counter it. They present it in the US court itself. It will definitely dominate the political scenario. Rahul Gandhi has already. प्रदीप. देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा अगर वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध भी होगा. वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, उनका कहना है. देवेंद्र फडणवीस जी, बीजेपी का कहना है राहुल गांधी जी हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं द बेसिस ऑफ कास्ट, बाय द वे ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड वेरियस कास्ट बेस्ड सेंसस. एंड अगर वो होगा, सज्जाद नोमानी आए सीन में, तो clear-cut vote jihad versus dharm yudh. Now, how do you see that? Is it managed to polarize the votes? And if it polarizes, who gains? B.N. Kumar ji. कांग्रेस के खिलाफ तो पहले से ही allegations थे that they are the people who are dividing and ruling. Similarly, even BJP has been doing the same thing. The kind of campaign that has been going on, mutton, machli, Mangal Sutra, these are all what? These are also divisive tactics. Na? Also, not only divisive, but to divert attention. ये वोट जिहाद करके मेन इश्यू से आप डाइवर्ट कर रहे हो पब्लिक अटेंशन.
what do you mean by vote jihad? I think it's a wrong expression or this kind of a thing. जो लव जिहाद की बात कही गई थी और जो जिहाद की बात कही गई थी, इनफैक्ट urban Naxal, these kind of expressions do not exist in the Home Ministry dictionary, but these people keep talking about it. It's I mean, everybody is trying to divide and split this society and get their share of votes. As far as the Rahul Gandhi's statement on the caste census and talking about the caste is concerned, I don't see anything wrong in it, because once you conduct census, first of all, census conduct honi chahiye RKB. We have been discussing it earlier. Yes. सेंसस हो, सेंसस में ये सारी चीज तो आ ही जाएंगी, कौन सा कास्ट का है, कौन सा रिलीजन का है. जब आप प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे के दाखिला लेते हो, वहां पर आपको भरना पड़ता है रिलीजन, कास्ट वगैरह. जब सेंसस करोगे ये सारी चीज आ ही जाएगी. इसको अपोज करने का कोई मतलब ही नहीं था. बाय आस्किंग फॉर कास्ट सेंसस, I don't think anybody is trying to divide the society on the caste census. On the contrary, the Prime Minister, RKB, the Prime Minister spoke at a Kharghar rally. Yes. I mean, and in Jharkhand also, he gave the list of, in fact, Dhule, he gave the list of castes within the Adivashi and the various subcastes and castes, etc. I never seen Congress trying to divide anybody. In Kharghar, he said they're trying to divide between police and agris. And it's all absolute political jingoism, nothing but. Sajjad, no money. Anyway, I think Congress can answer that. अरे हनुमंत पवार साहब, ये अडानी जी की खबर जरा एक दिन लेट आ गई आपके लिए. एक दिन पहले आ जाती, 19 तारीख को आ जाती तो आपके लिए बहुत एडवांटेज हो जाता, कुछ डिस्कशन करने के लिए होता आपके पास. लेकिन जरा लेट आ गई. हाँ, तो लेकिन आप ये बताइए सर कि बार बार कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि क्या है कि ये डिस्कशन सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव तक सीमित नहीं है, आगे भी चलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के खिलाफ बार बार यह आरोप लगता है कि आप सिर्फ हिंदू जातियों के बारे में बात करते हो, मुस्लिम जातियों के बारे में बात नहीं करते हो. मुसलमानों में भी तो 74 जातियां हैं सर, 74 रिकॉग्नाइज्ड जातियां हैं, 74 कास्ट हैं. तो बार बार आप कास्ट सेंसस की जब बात करते हो, सिर्फ हिंदू कास्ट सेंसस क्यों बात करते हो, सिर्फ हिंदू सोसाइटी को क्यों डिवाइड करने की बात करते हो. और ये वोट जिहाद क्या है सर? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिहार में के उत्तर प्रदेश में, बिहार में शायद आपने सलमान खुर्शीद साहब की जो भतीजी हैं, उन्होंने शायद ये टर्म पहले यूज करी थी, उसको पकड़ के बीजेपी ने कहा कि भाई ये तो वोट जिहाद कर रहे हैं. अब हनुमंत पवार साहब आप बोले, ये वोट जिहाद क्या है, समझाएं मुझे. ये आपने जो बोला कि सिर्फ हिंदू के जाति में ही कांग्रेस, मैंने नहीं बोला, बीजेपी बोलती है आपको. वही आप मतलब अभी जो सवाल पूछा आपने उसमें ये कहा कि हिंदू समाज में डिवाइडेशन कांग्रेस करती है या वोट जिहाद वगैरह वगैरह. तो ये ऐसी बातें, इसको मैं एक ही शब्द यूज करूंगा, ये बेतुकी बातें हैं. इसलिए मैं बेतुकी बातें कह रहा हूं कि जब मंडल आयोग से ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण मिला, तो ऐसी 50 से ऊपर ऐसी मुसलमानों में जातियां हैं जिनको ओबीसी का आरक्षण मिला है, अभी भी वो उसका लाभ लेते हैं. तो जब कास्ट सेंसस होगा तो राहुल जी का एक भी ऐसा वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है कि हिंदू के जाति का कास्ट सेंसस करो. कास्ट सेंसस जब करने जाएंगे हम, तो मुसलमानों में से, मुसलमानों में जो ओबीसी है, हमारे उधर उसे तंबोली बोलते हैं, पिंजारी बोलते हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो मुसलमानों में भी ओबीसी कैटेगरी में आती है, अभी भी रिजर्वेशन लेती है वो. तो ये आरएसएस के क्लास में जो सिखाया जाता है कि सिर्फ हिंदू में जातियां है, हिंदू में, तो ऐसा नहीं है. जातियां तो मुसलमानों में भी है. जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तो मुसलमान हो, हिंदू हो या और कोई लोग हो, उनकी जाति का सेंसस हो जाएगा. इसमें कांग्रेस क्या बोलती है, राहुल जी क्या बोलते हैं, इसका मायना है सेंसस गवर्नमेंट को करना है. और जब गवर्नमेंट कौन सा भी सेंसस करती है तो किसी एक धर्म का सेंसस नहीं होता, वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का सेंसस होता है. तो ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये बेतुकी बात कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू का सेंसस का ही बात करता है वगैरह वगैरह, वो छोड़ दो. लेकिन जाति जनगणना से उनको क्या पैराज है? तो सर वोट जिहाद की बात करें ना, वोट जिहाद की बात करें. नहीं, जाति जनगणना का मेरा कंप्लीट हो जाने दीजिए. इस देश में जातियां है, जाति के ऊपर इस देश में डिवाइडेशन हुआ था, होता था, अभी भी कई जगह वो होता है. और यहाँ का जो विकास का मॉडल है उसमें जाति मैटर करती है. उत्तर भारत में जाओ आप, दक्षिण भारत में जाओ,
जाति ये हमारे समाज की वास्तविकता है, इसको हम नजरअंदाज करके कहां जाने वाले हैं, किसका विकास करने वाले हैं? अगर हमारे हिंदुस्तान में जातियां है तो कितनी जातियां है, उस जाति का विकास में कितना योगदान है, उनकी क्या समस्या है और आगे जाकर किसको क्या देना है, ये तय करने के लिए अगर जातिगत जनगणना होती है तो बीजेपी वालों को क्या इससे दिक्कत क्या है, इसका क्या होगा? अगर मंडल आयोग जब आया था, जब ओबीसी आरक्षण लाया गया, तब क्या हिंदू समाज में फूट डाल दी गई थी? हिंदू समाज क्या एक नहीं रहा? हिंदू समाज में क्या रोज जाति के नाम पर झगड़े होते रहे? बिल्कुल ही नहीं। ओबीसी कम्युनिटी को उसका हक मिलना चाहिए। एससी एसटी में जो जातियां पीछे रह चुकी है उनको भी हक मिलना चाहिए, और ओपन कैटेगरी में आने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी कुछ तो हक बनता है इस देश के विकास में अपना हक मांगने का। तो ये सब जातिगत जनगणना के बाद ही करने को आएगा। तो जाति जनगणना तो अमित शाह जी ने कहा कि किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन में होने नहीं दूंगा। डंके के चोट पर कहता हूं, अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये तुष्टीकरण का राजनीति जो आप आते करते हो कि 4% 5% रिजर्वेशन मुसलमान को दे देंगे, रिफॉर्म्स हम लोग, तो वाई फिर सज्जाद नोमानी आते हैं, फिर नाना पाटोली जी 17 डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट आपने कहा एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ उनका रिक्वेस्ट सुन लिया, बट उसमें आरएसएस को बैन करो, मुस्लिम एक्यूज जो रॉयट्स के हैं उनको इनोसेंट डिक्लेयर करो। तो ये इस प्रकार से ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है ये। अमित शाह साहब इस देश के गृह मंत्री है, आला लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने अगर ये कहा होगा कि मुसलमानों को मैं रिजर्वेशन मिलने नहीं दूंगा, तो मैं मैं छाती ठोक के मैं कह सकता हूं कि उनके अगल बगल में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार नहीं होंगे। अगर वो दोनों उनके अगल बगल में रहते या उन दोनों के उपस्थिति में अमित शाह साहब ये बात बिल्कुल ही नहीं कहते। जिनके बलबूते पे इनकी सरकार टिकी हुई है सेंटर में, उन्होंने तो उनके स्टेट में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही है। तो कांग्रेस क्या कहती है इसको जरा नजरअंदाज करें अमित शाह साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब क्या कर रहे हैं जो हम खुद के साथ है उनके, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं जो खुद के साथ है, इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और रही बात वोट जिहाद की, तो वही हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी को वोट देना है तो ये पर्सनल एक आदमी का ये निर्णय रहता है, इसके ऊपर जाति धर्म कास्ट ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसा कहना ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि आप किसी एक पार्टी को वोट देते हो, जिहाद करते हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आगे जाके कोई हिंदू पंडित आ गया, कोई हिंदू महाराज आ गया और उसने कहा कि बीजेपी को वोट दे दो, तो क्या वो वोट जिहाद होगा? वो धर्म युद्ध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम ऐसा कतई नहीं कहेंगे। किसी को भी वोट देना ये पर्सनल निर्णय है और वो ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है उसके जरिए वो वोट डाल सकता है। एक कम्युनिटी को किसी भी पार्टी को वो वोट देते हैं ऐसा बोल के कुछ तो गलत बात करना, ये मेरे ख्याल से संवैधानिक पद पे बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस साहब को शोभा नहीं देता है। राइट। देवेंद्र गणेश खनकर साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि देखिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो थी माइनॉरिटीज पर, दैट वाज टेबल्ड इन द हाउस, वो हाउस में टेबल हुई। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट ने 2010 में 10% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर मुस्लिम्स, 10% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स एंड 5% रिजर्वेशन फॉर अदर माइनॉरिटीज, ये रेकमेंड किया था। तो मेरा ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो टेबल हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त हुई थी, लोकसभा में अभी भी है, उसके बाद ना कभी डिस्कशन हुआ, ना उसको सामने लाया गया। कांग्रेस की सरकार रही 4 साल और 2014 तक, तो आज की तारीख में जो बात हो रही है वो उस वक्त क्यों इंप्लीमेंट नहीं की गई? गणेश खनकर साहब। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी बात कही, लेकिन मैं खेद से कहता हूं उनका शायद इस विषय में अभ्यास कम होगा। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के विषय में लोकसभा में चर्चा हुई, तब राजीव गांधी जी का भाषण हनुमंतराव पवार एक बार पूरा पढ़ ले कि उस समय लोकसभा में इस विषय पर कांग्रेस की भूमिका क्या थी। वो एक बार इसको सर्च कर ले ताकि हम आगे की बात कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि बार बार आरएसएस आरएसएस आरएसएस, ऐसा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे छुपाने में कोई शर्म नहीं है। दूसरी बात,
संघ में आने के बाद मेरे पीछे कौन बैठा है, हम ये जाति पूछकर हम संघ में कोई व्यवहार नहीं होता है। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको ये दे सकता हूं कि हमारे वर्ग में जब गांधी जी आए थे, ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 1940 के दशक की बात कर रहा हूं, जब डॉक्टर हेडगेवार जी हमारे संघ के संस्थापक उस समय थे। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये 80 साल पहले की बात। गांधी जी ने ये अपने वक्तव्य में, अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि जो कुछ मुझे बताया गया था और जो कुछ मुझे सुनाया गया था उसके विपरीत मैंने संघ की शाखा में देखा। यहाँ पर जाति व्यवस्था और विषय को लेकर कोई चर्चा ही नहीं होती, उल्टा इसको निर्मूलन करने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते, एक साथ अपनी सारी काम करते हैं। ये देखकर मैं हैरान हूं। ये उनका उस समय का वक्तव्य है। हालांकि उन्होंने ये बाद में कहा था कि कांग्रेस बर्खास्त कर दो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो गांधी जी ने ये बात कही उसको कभी कांग्रेस के लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, कांग्रेस अपना काम करती रहे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो राजीव जी आपने मुझसे सवाल पूछा रंगनाथ मिश्रा, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की जब सत्ता इस देश में आई है, अब आपने कहा कि 2010 में टेबल हुई, 14 तक कुछ नहीं हुआ। देखिए कुछ नहीं होगा, 14 तक तो ये हनुमंतराव पवार जी को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कि जो एक जीआर, जो कानूनी फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया था और जो लालू पर आपत्ति कर सकता था, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी को आदेश को पत्रकारों के सामने फाड़ा था। क्या यह संवैधानिक था? देश के प्रधानमंत्री का आदेश, उनके ही पार्टी के एक युवा राजपुत्र, उस समय ना तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ना राहुल गांधी कैबिनेट के कोई मेंबर थे, ना जो कांग्रेस में एक पद्धति थी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे लेकिन फाइलें सोनिया गांधी जी के पास उनके दर्शन करने के लिए जाती थी। जब उनकी नजर सोनिया गांधी जी की फाइलें पर होती थी फिर वो मनमोहन सिंह जी के पास आती थी। ये एक अदृश्य कोई जो परिमंडल कांग्रेस ने बनाया था, क्या उस परिमंडल में राहुल गांधी जी थे? देखिए ऐसा है, संविधान और ये सारी बातें कांग्रेस न करे तो अच्छा है, क्योंकि धारा 356 या ये सारी धाराओं को लगाकर देश भर में जितनी सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त की है उनकी यादी करेंगे तो राजीव जी आज का शो आपका पूरा नहीं होगा। यानी जिसकी आप ये बात कर रहे हो ना, जिस शरद पवार जी को साथ में लेके चल रहे हो, 1980 में जब उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया तो उसकी वजह जो राज्यपाल जी ने शरद पवार जी को बताई थी पत्र के द्वारा, वो हनुमंतराव पवार जी एक बार पढ़ ले कि वो सरकार क्यों बर्खास्त हुई थी। इसलिए संविधान इस विषय पर कांग्रेस बात न करे तो वो और अच्छा होगा। जातिगत जनगणना की बात बार बार कांग्रेस करती है। तो राजीव जी देखिए ऐसा है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से पूरे विदेशों से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भाषा का प्रयोग किया गया, ये पूरी दुनिया जानती है किस तरह से भाषा का प्रयोग हुआ, किसने फंडिंग किया, किसने उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की। देखिए 2 साल पहले, यानी मैं आपको बताऊं, CAA, अब आज का वो विषय नहीं है, लेकिन एक महोदय जो अभी आपकी चर्चा में बात कर रहे हैं, तो CAA के बारे में पूरे दिल्ली में आंदोलन चला, किसानों के आंदोलन चले। हमने उन आंदोलनों को नहीं हटाया साहब, चलने दिया। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा चली राजीव जी, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आप होस्ट है हनुमंत राव, इस सारी यात्रा में जो राहुल गांधी जी के साथ चले, एक बार उनके फोटो की जांच कर ले। ये कौन लोग है, ये कौन लेफ्टिस्ट लोग है जो देश में कोई भी योजना आने के बाद कोहराम मचा देते हैं। यानी ये वजह तो कभी नहीं बताते कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध करेंगे। आप मेट्रो लाएंगे तो आपकी कारखेड़ को विरोध करेंगे, आप समृद्धि महामार्ग लाएंगे तो किसानों को लेकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको विरोध करेंगे। नो डेवलपमेंट। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक है तो सेफ है, बढ़ेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा 14 आउट ऑफ 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अफेक्टेड बाय वोट जिहाद। फिर सज्जाद नोमानी आते हैं, बोले कि वोट जिहाद के अजीम सिपाही हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार जी है, अजीम सिपाही है नाना पटोले। तो क्या ये हेल्प यू? इट हेल्प पोलराइजेशन, हेल्प यू इन दिस इलेक्शंस, एंड मायावती विल विन बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। खानकर साहब,
नो नो नंबियार जी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोलराइजेशन। इस देश की राजनीति ये जिस तरह से चल रही है, मैं आपको बता देता हूं, मुंबई शहर में, मैं बाकी कानपुर समझ सकता हूं, इलाहाबाद समझ सकता हूं, अहमदाबाद समझ सकता हूं कि जहां पर जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने के बाद पथराव होता था। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई की, जहां प्रभु राम की रामनवमी में रैली निकलती है, तो अब मुंबई में पथराव होना शुरू हो चुका है। हनुमान जयंती के दिन हम यात्रा नहीं निकाल सकते। ये क्यों शुरू हो रहा है देश भर में? हम तो किसी को विरोध नहीं करते। प्रभु राम जी की यात्रा निकलने के बाद मुंबई शहर में पथराव होना, ये घटनाएं आपको सूचित कर रही है। मालवनी जैसे परिसर में आप जाकर देखेंगे तो किस तरह से 30 साल पहले वहां पर जो हिंदू समाज था, वो धीरे 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 वहां से पलायन करते जा रहा है। देखिए, चुनाव में बातें रखना एक अलग बात होती है, लेकिन धीरे धीरे तय करके देश की डेमोग्राफी बदलने का काम शुरू हो चुका है। डेमोग्राफी, और ये मैं केवल एक चर्चा में नहीं, जिसकी हम कभी भी बात करें तो हम सांप्रदायिक हो सकते हैं। जब वो खुद होकर शुक्रवार के दिन नमाज के बाद फतवा निकालेंगे, वो धर्मनिरपेक्ष होंगे। भाई, ये दुमुही राजनीति नहीं चलेगी देश में। और नंबियार जी, मैं एक बताना चाहता हूं, देखिए, आप हमारे काम से संतुष्ट नहीं होंगे, आप हमें वोट मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं। लेकिन इस देश में हम 80-85% है ना यहाँ पर, क्या हमें फूट क्यों डाल रही है? आप नव बौद्ध हो, आप सिख हो, आप जैन हो, आप ये हो, वो हो। साहब, जब गजनी ने आक्रमण किया था ना, या मथुरा पर जब आक्रमण किया था, तब ये नहीं पूछा था कि भैया आप यादव हो, आप पांडे हो। साहब, जो भी रास्ते में आया वो कट गया, और हमारे सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। हम यही बात कह रहे हैं कि हम साथ में रहेंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना ये 1% का वोट प्रतिशत आप इस जाति में, आप उस जाति में, साहब सत्ता पाने के तो लिए कहने का मतलब ये हुआ गणेश शंकर जी, आप हमें वोट नहीं देंगे चलेगा, लेकिन इस बात पे तो कायम हो कि हाँ, ये देश की संस्कृति हनुमान है। पवार जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक सेकंड। हम क्यों नहीं कहेंगे? गणेश हम इस शंकर पर जी से बात मुझे एक करेंगे सवाल तो हम पूछना है। गलत है। मेरे बड़े और जब पुराने मित्र, ये सारे मोहल्ला मौलवी फतवा निकालेंगे, वो सही है, ये नहीं चलेगा राजीव जी। सर, आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन वही पुरानी वाली है, 30 साल पुरानी नहीं है। लेकिन गणेश खानकर साहब, आपसे एक छोटा सवाल है। आज तक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी सरकारें वहां हुए हैं, या तो ब्राह्मण हुए हैं और एक राजपूत हुए हैं। सर, वही पूछ रहा हूँ, 100 साल हो गए, हम जाति मान के नहीं कहते, 100 साल हो गए। हनुमान पवार जी रुकिए, अरे मैंने सवाल पूछा है सर, या तो आप शो टेक ओवर कर लीजिए। एक सेकंड, गणेश खानकर साहब, नहीं, किसी दलित को कब बना रहे? मुंबई महानगर के कार्यों में विठल राव कांबळे हैं। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा आप कौन से जाति के हैं। विठल राव हमारे साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया एक दिन उन्होंने। क्या बात करते हो आप? सर, ये आपका धंधा हो सकता है, हमारा नहीं है। सर गणेश खानकर साहब, आपको पता है मैं कौन हूं और मैं कहां से आता हूं? मैं जान के पूछ रहा हूं आपको मालूम है। चलिए, हनुमान पवार जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। वो ये मजहबी, उन्होंने कहा हम 80-85% एक है। मैं उससे आगे जाके उनकी ही बात मैं आगे लेके जाता हूं। हम 100% है, और 100% हम एक है। उसमें से मुसलमान आते हैं हिंदुस्तान में के, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, मराठा आते हैं, ब्राह्मण, ओबीसी, सब हम 100% एक ही है। 80-85% को एक करके बाकी बचे हुए 10%। भारत माता की जय कहने के बाद हाथ ऊपर करेंगे क्या? बौखला मत जाओ। आपका जब 15 मिनट आपकी सुन रहा था, झूठ बोल रहे थे आप, मैं सुन रहा था, बीच में नहीं बोला मैं। पूरी झूठी बातें आपकी मैंने शांत तरीके से सुन के ली। गांधी जी से लेकर मंडल आयोग से लेकर यूपीए गवर्नमेंट तक आपने झूठ बोला। मैं कुछ भी नहीं बोला। सुनने की आदत मेरी कांग्रेस ने मुझे डाली है। हम झूठ होगा तो भी हम सुनते हैं। सुनो, मेरे बाद आप बोलिए। जब मंडल आयोग आया था तो मंडल आयोग के खिलाफ रास्ते पे आंदोलन बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने छेड़ा था। पूरा हिंदुस्तान में गाली गलौज होती थी, पथराव होते थे, दंगे होते थे, बसें जलाई जाती थी। बीजेपी, आरएसएस मंडल और कमंडल की बात पे आगे थे। तो आप हमें मंडल कमीशन के बारे में न बताए तो अच्छा है। आपने उसके खिलाफ पूरे देश में 10 साल आग लगाई थी, आग फैलाई थी। लोकसभा में समर्थन किया था या विरोध किया था, ये बताइए। मैंने आपका झूठ सुन लिया, आप मेरा सच सुनिए। मैंने आपका झूठ सुन लिया, मैंने आपका झूठ 7.5 मिनट मैंने सुन लिया। अब मेरा
सच सुन लीजिए आप, नहीं तो मैं चुप बैठता हूं, आप बोलिए उसके बाद में बोलता हूं। मैं राजीव गांधी जी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, वो बताइए, बाकी की बातें मत बताइए। क्यों नहीं, आप जो कहे वही बताए। नीतीश कुमार के बारे में बताइए ना, जो आज आपके साथ में है। नीतीश कुमार के बारे में क्यों आप नहीं बात कर रहे? मैंने पहले बात की थी। चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्यों नहीं बात किया? वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, उनका आपको सपोर्ट चाहिए। और मुझे राजीव जी के 80 के बारे में, 90 के बारे में पूछते हो। मैं कहता हूं ना, आज नीतीश कुमार आपके साथ बैठे जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करती है, तो मुंह में आपके बल्ब जम जाती है। हमने लेकिन एक बात तो है सर, हनुमंत पवार साहब, एक बात तो है, खिलाफ है, गणेश खनकर साहब, एक सेकंड। हम किसी के खिलाफ नहीं है। गणेश आप खनकर हिंदुस्तान के खिलाफ हो, देने के बाद हाथ ऊपर करो, हिंदुस्तान ये के हमारी खिलाफ हो बात है, आप। जो नहीं करते वो हमारा विरोध है, इसको समझ लीजिए। अरे हिंदुस्तान के खिलाफ हो आप, फूट पाटते हो, जाति धर्म पे दंगे भड़काते हो, झूठ पवार साहब, आ गई। हनुमंत पवार साहब, हनुमंत पवार अब साहब, मेरा कोई सुनते ही नहीं तो क्या हर्ज है? मैंने हनुमंत- आपका हनुमंत सबका पवार सुन लिया साहब, मैं ना। आप ही से पूछ रहा हूं। अगर सुनने की हिम्मत नहीं होती तो चर्चा में आना ही नहीं। हम तो सुन हनुमंत लेते हैं, पवार 7 साहब- मिनट सुना मैंने, मेरी बात ही खत्म नहीं होने देते आप। हनुमंत पवार साहब, आप अपनी बात पूरी रखें, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तो मैं ये कह लेकिन ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई, उस वक्त राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेट्स बी वेरी क्लियर, इंप्लीमेंट किया गया जब वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने किया। अब आप अपनी बात रखें, प्लीज गो अहेड, बोलिए हनुमंत पवार। मंडल कमीशन के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस वाले रास्ते पे उतर के बसें जलाते थे, क्या ये झूठ है बजाज साहब? सर ऑफिशियली कोई नहीं चलाता था, ऑफिशियली सब लोग मंडल के साथ थे, ये बात बीजेपी वाले, राजीव बीजेपी जी के उस समय जब ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारा उस समय सपोर्ट था, मंडल कमीशन के फेवर में थी। ये तो जरा इतिहास निकाल के देखिए। और सब सबने यूनानिमसली वोट किया था। हनुमंत पवार साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जी। मंडल आयोग कमीशन के रिपोर्ट को भी हिंदू धर्म में फूट पाटने वाला बोला था। बोला था। संघ चालक बोलते थे बोला कि आप ही सिर्फ पढ़ाई करते हो, हम नहीं पढ़ाई करते। जी, आरएसएस की भूमिका मंडल आयोग के खिलाफ थी। हर दशहरे के नागपुर के संचलन में उनके भाषण थे। 4, 5, 6 साल वो कहते थे कि मंडल कमीशन हिंदू धर्म में फूट पाटने वाली है। जी, तो ये नजरअंदाज करें हम। अगर बीजेपी वाले बात करते हैं तो ये नहीं सुन के लेंगे हम। मेरी बात खत्म हो जाने दो, मेरी बात खत्म हो जाने दो। मैं एक सेकंड। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बोलने की बीजेपी की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 2024 को भी मोदी साहब ने क्या बातें की थी हमें पता है। आज भी महाराष्ट्र में आके क्या बातें की थी हमें पता है। पथराव होते थे, लेफ्टिस्ट लोग राहुल गांधी के बाजू में चलते हैं। तो मेरा सीधा सवाल है गणेश खनकर साहब से कि हिंदुस्तान में जो लेफ्ट विंग है उनको आंदोलन करने का, मोर्चा करने का या भारत जोड़ो यात्रा में चलने का अधिकार नहीं है? जी, 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 जी। लेकिन एक चीज तो है हनुमंत पवार साहब और गणेश खनकर साहब, मंडल कमीशन को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार द्वारा, यानी कांग्रेस की सरकार द्वारा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। दैट्स इट। तो अगर हनुमंत पवार जी आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं नहीं किरण सुनाने जी के पास जाऊं। एक मिनट, चुपचाप बैठे। हिंदू मुसलमान के आगे जाके मैंने शुरू से ही चर्चा जब की थी, तब मैंने सोयाबीन किसान पे बात की थी, तब मैंने धान के किसान की बात की थी। इन्होंने कहा कि हमने सरकार आने के बाद उनको, किसानों को हमने विश्वास दे दिया। भाई 5 साल पहले और बाकी के 2.5 साल, 7.5 साल आपकी सरकार थी। यही मराठवाड़ा में और विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस साहब थे, राजनाथ सिंह आए थे दिल्ली से, हमारी पंकजा ताई थी, हमारे किसान लीडर जो अभी बीजेपी में है वो पाशा पटेल साहब थे। इन्होंने 8,000 रुपए एमएसपी के लिए उन्होंने मार्च निकाला था। तो 7.5 साल राज करने के बाद भी, और 8,000 भाव आप मांगते थे, 7.5 साल आप क्यों नहीं दे पाए किसानों को भाव? इसके ऊपर बात करनी नहीं, इसके ऊपर बोलना नहीं। अगर इसे निगेटिव प्रचार आप कहते हो, बीजेपी वाले कहते हैं, तो हाँ हमें गर्व है कि किसानों की समस्या पे बात करने में हमें गर्व महसूस होता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सत्ता में आने के बाद क्या करने जा रहे हैं, ये बोला नहीं। इनको क्यों बोलेंगे हम? ये तो सुनने वाले ही नहीं है। हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा महाराष्ट्र में लेके गए, ओबीसी में लेके गए, मराठा में लेके गए, आदिवासियों में लेके गए। हम यहाँ हमारी सत्ता आ जाने के बाद इन्होंने जो लाडली बहना योजना, जो लोकसभा में इनको वोट नहीं मिला, उसके बाद इनको बहना हमारी याद आ गई, तो उस बहना को हम कर्नाटक तेलंगाना में 3,000 रुपए देते हैं।
इन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट छाप दी पेपर में कि ये गलत है बोल के। कर्नाटका तेलंगाना के सीएम ने यहां आके उसकी क्या असलियत है क्या नहीं इनको दिखा दिया, और इनको ये आह्वान भी किया कि आप आइए कर्नाटक में तेलंगाना में दिखाएंगे हम आपको क्या करते। लेकिन कोई भी गया नहीं इनका। तो हम 3,000 रुपए लाडली बहना को देंगे, हम एमएसपी सोयाबीन को देंगे, धान को एमएसपी देंगे। हम महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना तेलंगाना में शुरू की हमने, महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हैं हम, सरकार आती है तो ये मुद्दे लेके गए ना हम। लेकिन बीजेपी वालों को हिंदू मुसलमान के अलावा और बटेंगे तो कटेंगे। वो योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत से आए थे हमारे महाराष्ट्र में, इनका आधा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में आके पेट भरता है, मुंबई में आके पेट भरता है, और वो यहाँ आके हमें बता रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हम महाराष्ट्र में सरकार आ रही है, बीजेपी वालों की ये जो आपस में फूट डालने की, हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति के दिन अब चले गए। राइट। किरण सोनावने जी, ये बटेंगे जो कटेंगे, ये जो नारा है इसके खिलाफ तो हमारी पंकजा मुंडे जी ने भी बोला कि ये क्या है भाई, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजीत दादा पवार ने भी कहा ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, यहां पर बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नहीं चलेगा। अब आप बोलें किरण सोनावने जी प्लीज। आप देखिए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था, उसका उन्होंने खुद ने भी उसका बात उसका स्पष्टीकरण दिया है कि वो कोई एक जाति विशेष को लेकर नारा नहीं था, वो सारे एक विचारों को लेकर नारा था, एक एकता को लेकर नारा था। और उन्होंने कहा कि पंकजा जी मुंडे हो या फिर अजित पवार जी हो, उन्होंने उनका गलत मतलब निकाला। जो मतलब था कि कटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठा रहना चाहिए, युति महायुति ने इकट्ठा रहना चाहिए और बटना नहीं चाहिए, यही बात थी। उसमें क्या था, उसमें ऐसा कोई था नहीं कि किसी जाति विशेष को लेकर उंगली निर्देश किया हो या किसी वर्ग को लेकर विशेष टिप्पणी की हो, ऐसा था नहीं। किरण सोनावने साहब, आपने दौरा किया पूरे महाराष्ट्र में एज अ स्टार प्रचारक एक नाथ शिंदे जी का। तो हाउ डू यू सी एग्रेरियन क्राइसिस? कांग्रेस का कहना है एग्रेरियन क्राइसिस विल ब्रिंग डाउन द महायुति, स्पेशली विदर्भ में और मराठवाड़ा में। आप स्ट्रांग हो मराठवाड़ा में, आपका परफॉर्मेंस अच्छा सुना है होने वाला है मराठवाड़ा में। तो क्या ये कॉटन फार्मर्स है, जो शुगर केन फार्मर्स है, जो सोयाबीन के फार्मर्स है, तो ये 4 फार्मर्स किस प्रकार से इस चीज को देखेंगे? क्या आप कंटेन कर पाएंगे? क्या ये खुश है? भले आप बोल रहे हैं कि 1 रुपी क्रॉप इंश्योरेंस है, किसान सम्मान दे रहे, सब कुछ दे रहे, बट आर दे हैप्पी? विल दे वोट फॉर यू? सोनावने साहब देखिए सर, ये जो बातें हैं वहां प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम लोग तो नकारते नहीं है, यानी सोयाबीन का हो या कॉटन का हो। और थोड़ा बहुत शुरुआत के दौर में जब चुनाव का ये चल रहा था तब उसमें असंतोष था किसानों में, ये भी बात को नकारा नहीं जाता है। लेकिन बाद में जो हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार ने ये किसानों को लेकर जो कदम उठाए और उनके तरफ उनको जो बातें थी वो बताई, तो उसके बाद में आप देखोगे कि आप जैसे कह रहे हैं कि मराठवाड़ा वगैरह में शिंदे हमारी सरकार है वो अच्छी करने जा रही है। तो इसका कारण ये है, ये जो प्रोपोगंडा कर रही कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष, वो सरासर गलत है। मैं वहां पे कई सभाएं कर चुका हूं और सभाओं में किसानों का जो उसका प्रतिसाद था वो काफी अच्छा था। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसान जो भाई है वो महायुति के साथ में अच्छी तरह से जुड़े हुए थे और वो हमारे साथ ही रहेंगे। किसान आपके साथ रहेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। बीएनके, डू यू थिंक दैट विल हैपन? बीएन कुमार साहब, आपने सबको सुना अभी सिर्फ 1.5 दिन रह गए हैं, अभी मुश्किल से बहुत चंद घंटे रह गए, कौन किसके साथ में है, कौन किसके साथ में नहीं है। और रही वो बीजेपी के नेता प्रस्तुत कर रहे थे, राजीव गांधी हैड अपोज्ड मर्डर कमीशन वेहेमेंटली, ऐसी कुछ बात नहीं है। अभी मैंने रिकॉर्ड टटोला, अब दोनों को मैंने फॉरवर्ड किया, चाहे तो उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए। द एंटायर पार्लियामेंट डिस्कशन का रिकॉर्ड फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छप के आया था, वो मैंने लिंक आपको भेजा है। उसमें राजीव गांधी वेरी क्लियरली कहते थे कि सारे चीज को एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इंक्लूडिंग द क्रीमी लेयर। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, अगर एक धोबी जात का आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, उसका बच्चा बैकवर्ड कास्ट में कंट्री होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज। एंड ही आल्सो रेज द इश्यू ऑफ मुस्लिम्स, बैकवर्ड क्लासेस अमंग द मुस्लिम्स आल्सो देयर आर लॉट ऑफ देम, व्हाट अबाउट देम? दे आर आल्सो बी कंसीडर्ड, द एंटायर गैमेट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन एंटायर सोसाइटी हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ होल करके उसने पॉइंट पर पॉइंट डिस्कस किया। बहुत सारे लोगों ने बात किया, इंक्लूडिंग इंद्रजीत गुप्ते, बाकी सब लोगों ने, वो सारा रिकॉर्ड है। नंबर 3, एक ब्रेकिंग न्यूज है, केन्या।
मैं इसमें एक केन्या, मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। I'm sorry. कोई भी आरक्षण जो है ना साहब, वो इकोनॉमिक स्टेटस पर नहीं दिया जाता है, वो सोशल स्टेटस पर रिप्रेजेंटेशन रहता है उस कौम का, ओबीसी का। नहीं नहीं, उनका प्रपोजल था उनका नहीं नहीं, आपका कहना राजीव बराबर गांधी है। का आरक्षण के बारे में अध्ययन कम था, उन्होंने जो बात कही वो सही नहीं थी। जो भी समझो अभी पिछड़े वर्ग का कोई आदमी जज बन जाता है तो उसको लड़के को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको आरक्षण मिलेगा ना। तो किरण सोनावने जी, बीएन कुमार साहब सिर्फ यही स्पष्टीकरण दे रहे थे कि राजीव गांधी जी ने विरोध नहीं किया था मंडल कमीशन का, उन्होंने सिर्फ यह कहा था इस पे जरा ज्यादा काम करना चाहिए, सिर्फ यही बीएन के साहब का ये लिमिटेड पॉइंट था। नहीं, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिया राजीव गांधी का, तो राजीव गांधी की समझ जो है आरक्षण नाउ, किरण सोनावने साहब, It's not relevant. मंडल कमीशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ना, तो इम्प्लीमेंट हो गई ना। हाँ, 1992 में इंदिरा सोनी केस के बाद। लेकिन राजीव गांधी ने जो कहा था कि भाई धोबी का बच्चा अगर जज बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उसके ऊपर तो आगे भी चर्चा हो रही है Let me सर। continue, let me सर, continue, उसके ऊपर let तो me डॉक्टर मुरली और मनोहर जोशी ने एजुकेशनल चर्चा था, करी है। कोई भी इकोनॉमिकल नहीं था सर किरण पैसे किरण सोनावने से साहब, बुद्धिमान किरण नहीं है। सोनावने साहब, राजीव, let me continue. इसके ऊपर तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी बहुत बड़ी चर्चा करी है, ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में एक अलग से प्रोग्राम करेंगे सर। ठीक है। डीएन के लेट कैन वी मूव Yeah. ऑन फ्रॉम हियर प्लीज, आगे। या move on. जी। इनफैक्ट ये अभी आजकल एक स्टाइल हो गया है लोगों को, खास करके द रूलिंग ग्रुप्स, कि किसका कितने अध्ययन है, राजीव गांधी का अध्ययन था कि नहीं, ये तो छोड़ दिए ना, राजीव गांधी चले गए, किसका अपना अध्ययन के बारे में हम लोग सोचनी चाहिए हमको, हमारा अध्ययन कितना है। एनीवे, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिला है अभी, केनिया गवर्नमेंट, केनियन प्रेसिडेंट हैड इश्यूड ऑर्डर टू डिक्लेयर द अडानी एयरपोर्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट इन केनिया। ये मतलब जैसे आपने पूछा है राजीव जी, this going to dominate the scenario for discussions in future also. Maybe we can have a separate discussion on that later when things become bit clear. Now, I want to ask you, बीएन कुमार जी, आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है। Now the biggest जी, जी। battle 23rd को ये खुल के आएगा, एकनाथ शिंदे जी या उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी ये चिल्लाते रहे कि मेरा पार्टी चोरी किया, मेरा बाप को चोरी किए दिया, मेरा सिंबल चोरी कर दिया। और एक है एकनाथ शिंदे जी जो कह रहा है कि लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, एजुकेशन स्कीम्स, फ्री एजुकेशन स्कीम्स, 10 स्कीम लेके चल रहा है। तो हु अल्टीमेटली इज गोइंग टू प्रिवेल? आप क्या मार्केट सेंस, पॉलिटिकल सेंस एंड द पीपल वोटिंग सेंस क्या कहता है? हु इज गोइंग टू सक्सीड? Actually, it is very difficult to say, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपनी राय वहां पर प्रेजेंट किए गए वोटर्स के पास में वोटिंग इतना ज्यादा खास नहीं रहा। हाफ ऑफ मुंबई डिड नॉट वोट इफ यू कंसीडर दैट वे, बट टोटल पकड़ के भी एवरेज कुछ 60-62% निकला है। वोटिंग हैज नॉट बीन वेरी एंथुसियास्टिक, सो टू से। अगर 70-80 पर 70-72-75 होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट एज फार एज द both the alliances, everything is concerned, one typical situation which has could be observed was that 6 मेन मुद्दे पार्टी थे, हर पार्टी चाहता था कि बाकी 5 हार जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिटवीन अलायंसेस ही में ही अंदरूनी ये थी, कलह थी, मतलब क्लेश थी, अपोजिशन थी। विदिन द अलायंस आल्सो देयर वाज अपोजिशन। आपने देखा हर जगह पर देयर वर, इनफैक्ट देयर वाज वन इंसिडेंट आई कैन गिव यू ऑफ Airoli, नवी मुंबई, which is my constituency. वहां पर द रेबेल कैंडिडेट है, आई वोंट कॉल हिम रेबेल, विजय चौगुले के जो आदमी हमारे घर में गए थे, वो कह रहे थे इनको एकनाथ शिंदे और फडणवीस दोनों को सपोर्ट है टू डिफीट गणेश नायक ऑफ यूटी। I mean, इस तरह की विद इन द अलायंस आल्सो देयर वर कॉन्ट्रडिक्शंस एंड अपोजिशंस। सो जनरली वोटर वाज कंफ्यूज एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा। बस ज्यादा दूर नहीं है, 23 तारीख को सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे नहीं, 9:30 बजे से असली रिजल्ट आना शुरू होंगे, तब अपने को मालूम पड़ेगा ट्रेंड क्या होती है। और असली रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखें, ज्यादातर चैनल्स पे मत देखें, क्योंकि ज्यादातर चैनल्स पे कुछ और ही होता है। हाँ, गणेश खानकर साहब, इस चुनाव से, जो चुनाव में आपने देखा लोगों ने अलग अलग प्रचार किए, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, बाकी सब ने किया, आपको क्या लगा कि क्या नई चीज मिली इस बार महाराष्ट्र में चुनाव से? गणेश खानकर जी। सर, यू आर ऑन म्यूट।
सर आपने 1900 जी बोलिए सर। जानती है कि अदानी जी को मैं बात करूं, बोलिए सर, प्लीज प्लीज गो। बीच में अदानी जी आ रहे, पता नहीं कहां से मेरी बात में भी अदानी जी आ गए। जी सबको सुनाई दे रहा है आज। 2-3 दिन से बड़ा नहीं सुनाई दे रहा है। जी बोलिए सर, बोलिए। अब ऐसा है कि मैं 1995 से चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। तब मैं बोरीवली में एमएलए थे, हेमेंद्र मेहता ही वॉज कैंडिडेट, और मैं उनके पीए के रूप में काम कर रहा था। जस्ट कॉलेज छोड़ी थी, लेकिन तब से मैंने आज तक देखा है हर चुनाव का एक अलग नजरिया होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह से चुनाव को एक नेगेटिव नैरेटिव पर लेकर जाने की जो बात हुई, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब राजनीति जिस ओर जाएगी ये उसका दिशा दर्शक था। और मुझे जो लगता है कि इस चुनाव में बहुत सारा सुधार ये होगा कि राष्ट्रवादी के 2 गुट हो गए, शिवसेना के 2 गुट हो गए, फिर और कितने गुट इसके बाद होंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन इस चुनाव के बाद में एक निश्चित ठहराव इस चुनाव के बाद में, रिजल्ट के बाद में आएगा कि जैसे जैसे कुछ बातें पिक पर होने के बाद वो नहीं आती है, इस चुनाव में कुछ पार्टियां अब अपने आप में सरेंडर होकर काम करेगी। ये मैं आज आपको भविष्यवाणी बता रहा हूं। अगली बार इतनी पार्टियां चुनाव में नहीं होगी, अगली विधानसभा में। कानकर साहब, विल यू रिटेन विदर्भ? बहुत एसेंशियल है कि आप विदर्भ को रिटेन करें, मैक्सिमम सीट्स वहां पर आए कि एटलीस्ट आप 105 तक आप पहुंच पाए। क्या विदर्भ आप रिटेन कर पाएंगे? आपका स्ट्रेटेजी है विदर्भ रिटेन करने का? नंबियार जी, ऐसा है कि जब चुनाव शुरू हुए तब बहुत सारी बातें कही गई कि लोकसभा के बाद में विदर्भ में अब भी इस समय महायुति को बड़ा नुकसान होगा, पश्चिम महाराष्ट्र में नुकसान होगा, एमएमआर रीजन में नुकसान होगा। आप कल देख लीजिए, मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी 14 से 16 सीटें जीतने जा रही है। क्या बात है। अब जितने सीटें लड़े उनमें से 14 से 16 सीटें हम शायद जीतेंगे। एमएमआर रीजन में हम बढ़िया परफॉर्मेंस महायुति करके करने जा रहे हैं और वही हमारा मेजॉरिटी लाने में बड़ा कामयाब होंगे। आपने विदर्भ की बात की, इसलिए आपको बताता हूं कि विदर्भ में बहुत सारी बातें जो लोकसभा के समय हमसे रह गई थी, हमने उसको रिपेयर किया। और आखिरी 10 दिनों में हमने बहुत काम किया। यानी जो सारा कुछ आपने टीवी पर देखा कि विनोद तावड़े जी के बारे में जो गलत नैरेटिव, तो विनोद तावड़े जी डहाणू से सवेरे 1 घंटे का ट्रैवल करके वसई में कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। कल कुछ चैनल पर वो दिखाया भी गया कि वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और इंस्पेक्टर ने आकर उनसे कहा कि आप यहां पर बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं सभा नहीं कर रहा हूं, कल चुनाव है तो क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन देना ये मेरा काम है और इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। पाडवी जो कैंडिडेट थे बहुजन विकास आघाड़ी के, वो बीजेपी में आ गए। ये जो सारी मेहनत का काम है आखिरी 10 दिनों में हमने बहुत किया। मैंने उसे नजदीक से देखा है और इसके आधार पर ही मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर हमारे नेता बैठे थे, सबने मिलकर बात कर लिया किसने क्या काम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कल जिस तरह से वसई विरार में दादागिरी हुई, उसका इफेक्ट यदि नहीं नीचे तक गया तो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। राजन नाइक भी जीतेंगे और स्नेहा दुबे भी जीतेगी। लेकिन पूरे दिन भर परसों का वाकया ये उसके लिए किया गया कि लोगों को धमकाने का उन्हें कोई अवसर चाहिए था। 5 करोड़ कहां से आए? राहुल गांधी जी ने पूछा है मोदी जी से, विनोद तावड़े जी के पास 5 करोड़ कहां के पैसे हैं? क्लीन होना चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। नंबियार जी, उस दिन विनोद तावड़े जी की गाड़ी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, पूरे महाराष्ट्र ने लाइव देखा। उनके साथ में मीडिया की गाड़ी थी, उसका भी पूरा लाइव चेकिंग हुआ, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। साहब क्या मिला? उद्धव ठाकरे जी ने स्टेटमेंट दी, राहुल गांधी जी 5 करोड़ पे पहुंचे। अच्छा हुआ वो एक तरीके से आलू डाल के वहां से सोना नहीं निकाला राहुल गांधी जी ने, नहीं तो वो भी करते, बोले विनोद तावड़े जी वो करने के। यानी देखिए, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है, वो कुछ भी कहेंगे। आप जो था ही नहीं, उस पे हम क्यों बात करें? लेकिन गणेश पूरा लाइव देखा ना साहब आपने, पूरा लाइव देखा, उनके गाड़ी की पूरी चेकिंग की गई। अरे गणेश शंकर जी, जो विनोद तावड़े जी ने कहा
कि मेरी जेब से इस पॉकेट में से 2521 या 2523 रुपए मिले, 2523 रुपीज। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो बाकी 5 करोड़ नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 5 करोड़ भिजवा दिए जाएं, प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है, ऐसा विनोद तावड़े जी ने कहा है। तो हनुमंत पवार साहब आप कुछ बोलने जा रहे थे, प्लीज बोलिए, प्लीज। विनोद तावड़े साहब का वहां जाना उनके प्रोग्राम में नहीं था। जी। वो बड़े लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिटनीस है। एक देश में रूल करने वाली पार्टी जिसका राष्ट्रीय सचिटनीस ऐसे उठ के कई होटल में 5-10 कार्यकर्ता को मिलने जाता है, ये तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी इस पे विश्वास नहीं रखता। वहां एक डायरी मिली है, उसमें कुछ नाम मिले हैं, उस नाम के आगे कुछ आंकड़े हैं, वहां पैसे मिले हैं, और इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके पुलिस इंक्वायरी भी अभी चालू है। तो भाई बीजेपी वाले बांटते सब है, लेकिन पकड़े सिर्फ विनोद तावड़े जी जाते हैं। तो छोड़ दो, वो उनके पार्टी की बात है। लेकिन आपने जो सवाल खनकर जी से पूछा था कि इस इलेक्शन में आपने क्या देखा, तो वही सवाल मैं खुद को भी समझता हूँ आपकी तरफ से। और आज 1 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करूंगा। इस चुनाव में मैंने विदर्भ में बीजेपी के खिलाफ सुनामी देखी है। 2014 में बीजेपी की 44 सीटें थी, टोटल सीट विदर्भ में 62 है मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं होगा 62। यस, हाँ, तो उसमें से 2014 को 44 सीटें थी। 2019 आने के बाद वो 29 हो गई है। अब 2024 को वो 9 होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें विदर्भ में जीत सकती है। तो विदर्भ और मराठवाड़ा महायुति को सत्ता से बाहर करने में बड़ी जिम्मेदारी विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों ने ली है। और इस चुनाव में मैंने ये देखा कि भंडारा गोंदिया हो, साकोली विधानसभा हो, यवतमाल हो, या लातूर के कुछ इलाके हो, निलंगा कॉन्स्टिट्यूशन में मैं था, तुलजापुर जो खुद की मेरी है वहां था मैं। तो पैसे का इतना गैर इस्तेमाल, इतना पैसा बीजेपी वालों से बांटा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि आप सब में से मैं ही छोटा हूं, मैंने ज्यादा चुनाव देखे नहीं है, लेकिन जितने चुनाव 2014 में हम एक्टिव थे, 19 में थे, झेडपी पंचायत समिति, हम महानगर पालिका के चुनाव देखते हैं, पंचायत के चुनाव देखते, इतना पैसा। मेरा छोटा गांव है, 1700 वोटिंग है, वहां भी चुनाव के पहले दिन 5-5.5 लाख रुपए बांटने आए थे, कुछ बकरियां काटने को आई थी, जो कम्युनिटी जो मांगती थी वो दिया जाता था, हमारे सामने वो सब कुछ पड़ा था। लेकिन किससे बताए, इलेक्शन कमीशन फोन नहीं उठाते थे, मैसेज डालते थे, वहां के जो पुलिस अफसर थे वो 40 किलोमीटर दूर मेरे गांव से पुलिस स्टेशन रहता है। तो पैसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर हमने कहीं देखा है तो इस चुनाव में देखा है। आगे जाके 30 तारीख को हमें पता चलेगा कि इनका पैसा कितना काम करता है। हनुमंत पवार साहब, आप बोल रहे हैं कि मराठवाड़ा विदर्भ इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, बट लास्ट टाइम गए बार आप 46 मराठवाड़ा में 46 में से 8 ही जीत पाए कांग्रेस, और विदर्भ में आप 62 में से 15 ही जीत पाए। अगर आप कह रहे कि सुनामी होगा तो एक बहुत जबरदस्त सुनामी, आपको काम भी दिखाना पड़ेगा, लोग कन्विंस करना पड़ेगा। क्या काम किया मींस कि इतना बड़ा सुनामी होगा? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी ने किसानों के मुद्दों पे ज्यादा जोर दिया, एक। और दूसरा मुद्दा है जो महंगाई का है। दिवाली के दिन में, एक ही दिन में ये जो अदानी साहब की अब बातें चल रही ना, ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का या पावर का या अमेरिका हिंदुस्तान ऐसा सवाल नहीं है। इस हिंदुस्तान में जो खाने का तेल आता है, 80% से ज्यादा तेल अदानी ग्रुप ही यहां लेके आता है। वो तेल के भाव दिवाली के दिन में, एक दिन में 26 रुपए से 1 किलो के लिए बढ़े थे। आप ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मेरा तो मैथ भी कच्चा है, कि एक दिन में अगर 1 किलो तेल के खाने के भाव अगर 26 रुपए से बढ़ जाते हैं, तो मेरे मराठवाड़ा में जो लाड़की बहना है, विदर्भ में है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल बात है। मेरे जो खेत में धान है जिसको भाव नहीं है, वहां खेत में काम करने वाली मेरी लाड़की बहना है। सोयाबीन जो 3,500 रुपए से बिक रहा है, 7,000 रुपए लागत आ रही, तो खेत में सोयाबीन में काम करने वाली मेरी बहनाई है। उसका जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए नागपुर जाता है, पुणे जाता है, संभाजीनगर जाता है, पिछले 8-10 साल से फडणवीस सरकार ने कोई भी सरकारी जो नौकरियां खाली है उसकी भर्ती की नहीं। हालांकि वो कहते थे कि 72,000 नौकरियां हम एमपीएससी के जरिए भरने वाले, लेकिन 7,000 भी जगह उन्होंने भरी नहीं है। पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, टीचर की भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, यहाँ बहुत बड़ा 25-25 लाख रुपए के सौदे हुए, जिसके पास पैसा है उसको नौकरी दी गई है।
जो पढ़ाई करने वाले बच्चे उसको दी नहीं गई है। दिन भर हम पूना के रास्ते में बैठते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, पुलिस आती थी, उठा के ले जाती थी। किसान रास्ते पे है, महिला महंगाई से बेहाल है, स्टूडेंट रास्ते पे उतरा है। तो ये सब बातों को लेके हम विदर्भ मराठवाड़ा में लोगों में गए, उनको बताया, और 72,000 कोटी रुपए की जो कर्ज माफी मनमोहन सिंह साहब ने, शरद पवार साहब ने की थी, वो मराठवाड़ा विदर्भ के लोग भूले नहीं है, उनको अभी भी वो याद है। तो कर्ज माफी मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं किसान। तो कहने का एक मतलब ये हुआ एक डीएपी खाद की जो गोनी रहती थी वो 50 किलो की रहती थी। जी। 2017 तक 2018 तक डीएपी खाद की जो एक गोनी थी वो 50 किलो की रहती थी और दाम था 600-700 रुपए। वो 50 किलो की डीएपी की गोनी अब वो 40 किलो की हो गई है। तो एक अगर मैं गोनी लेके आता हूं खेत में खाद डालने के लिए, तो उसमें भी 10 किलो हमारा चोरी किया है। एक किलो खाद्य तेल मैं लेके आता हूं तो उसपे भी 26 रुपए खाए हैं। 100 रुपए का स्टैंप पेपर था, 500 रुपए का हो गया, 400 रुपए खाते हैं। 500-550 रुपए 2014 को गैस मिलता था, अब 1100 रुपए हो गए। ये सब तो आपने बोल दिया ना। तो ये सब हमारे पैसे हैं, वो हमारे पैसे की लूट मैं यहाँ के उम्मीद करता लोगों हूं कि ने, लोग सब विदर्भ ये याद मराठवाड़ा के रखेंगे। लोगों ने इस लूट के खिलाफ वोटिंग किया है। तो लोगों ने ये याद करके वोटिंग किया होगा आपके मुताबिक। बीएन कुमार साहब, आपके मुताबिक अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि महायुति की सरकार आ रही है साहब। सीधी सादी बात है, एवरीबडी इज सेइंग, ऑल चैनल्स आर सेइंग, सभी चैनल यही बोल रहे हैं महायुति की सरकार आ रही है, 200 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? आउट ऑफ 288 पीपल आर सेइंग probably the BJP led महायुति will get 180 to 207। बोलिए। मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे इस आंकड़ों के बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सरासर जितने भी अटकलें लगाई गई थी पिछले 2-3 चुनावों में, all these exit polls are totally proved to be bunkum, and the problem with all the channels also is that they don't even eat their humble pie. They don't say कि हमारे हिसाब मैथ्स कहाँ गलत गया। हमारे प्रदीप गुप्ता जी तो वहां पर एक चैनल में रो भी पड़े थे, लेकिन वो बाकी चैनल जो देखा गया, कोई ये नहीं बोलता, एक्सप्लेन करता कि हम उन लोग कहाँ पर उन लोगों ने गलती करी। वो तो आंकड़े चलते रहेंगे। इट आई टेक इट एज बेसिकली अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट, नथिंग मोर। असली जो रिजल्ट जो है, जैसे आपने कहा 9 बजे के बाद अपने को मालूम पड़ेगा 23 तारीख को, उस दिन का इंतजार कीजिए। बाकी आप एक दिन कल का दिन रिलैक्स कीजिए, बाकी एंटरटेनमेंट चैनल बहुत कुछ है, उसका एंजॉय कीजिए। वंडरफुल। तो अब आज के बाद अब मैं भी यहाँ पे नाचना शुरू कर दूंगा और गाना शुरू कर दूंगा आपके मुताबिक। बीएन कुमार साहब, क्या बात है। गणेश कानकर साहब, मेरा नया करियर शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखिए, अब मुझे गाना पड़ेगा। चलिए, सुंदरकांड का पाठ तो मैं कर सकता हूं, पूरा कंठस्थ है मुझको, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, गणेश कानकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 23 तारीख के लिए। हनुमंत पवार साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 23 तारीख के लिए। किरण सोनामने साहब अभी हमारे साथ नहीं है, उनका कनेक्शन टूट गया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएनके, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड आफ्टर द रिजल्ट बीएनके साहब, जो असली विषय है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फार्मर्स का विषय, एम्प्लॉयमेंट का विषय, और सबसे बड़ी बात एनवायरमेंट का विषय, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि जो भी नई सरकार आए, अरे यार देश को बचा लो भाई, महाराष्ट्र को बचा लो प्लीज, कुछ भी करके। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। राइट, सो Mr. Pradeep Gupta, by the way, has released his findings. The My Access poll, he says, exaggerated version of, I think that's gives the maximum to the Mayuti among all the exit polls. So he says, क्या 62 में से कितनी आ रही है विदर्भ में? I think 50 or something. God knows. I don't know. He's given more than 180 seats to the Mahayuti. I mean, amazing, absolutely amazing, man. He wanted to make amends for Haryana. He wanted to make amends for Haryana and for where he went wrong with regard to Mr. Narendra Modi in the Lok Sabha elections. Lok Sabha elections में इन्हीं हजरत ने बोला था ना कि मतलब 380 के करीब आ रही हैं तकरीबन। Amazing. But in any event, I hope whichever government comes actually works for people. ये विदर्भ का फिगर मैं ढूंढ रहा हूँ, इन्होंने कहाँ पे लिखा है विदर्भ का। ये माई एक्सेस का है, एग्जिट पोल, वेयर इज विदर्भ। 62 of Vidarbha will not make much of a. Yes. He's already. He said that the
Mahayuti will get anywhere between 178 to 200 seats. That's And the MBA will get 82 to 102 seats. कहने का मतलब हुआ इट्स अ वाइप आउट। और जहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है साहब, भारतीय जनता पार्टी तो तकरीबन 110-115 सीट लेके आ रही है इनके मुताबिक, इन भाई साहब के मुताबिक। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। ये मतलब ही शुड गेट एन अवार्ड। अगर ये असल में सच हो गया प्रदीप जी तो बिल्कुल। देन लॉटरी लग गई। फिर तो लॉटरी उनकी लॉटरी लग गई। तो वैसे भी प्रदीप गुप्ता साहब बीजेपी के ही हैं। प्रदीप गुप्ता साहब की खुद की वैसे भी गेवर रोए थे, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता जी। He was crying on screen on a जी। live show, so nothing can be more worse than that. ये कह रहे हैं साहब कि 39 सीटें आएंगी महायुति की और 20 सीटें आएंगी महाविकास आघाड़ी की। कहाँ पे? विदर्भ में। और 3 सीटें आएंगी बाकी सब लोगों की, ऐसा इन्होंने कहा है विदर्भ की 62 सीटों में से। ऑफकोर्स यहाँ पे तो हिसाब जो है वो 61 का ही मिल रहा है, नहीं 62 का मिल गया। 39, 20 and 3 दैट 62। सो अमेजिंग। चलिए प्रदीप गुप्ता जी इस बार देखते हैं क्या होता है। आओ, और अगर मान लीजिए प्रदीप जी, वो भी प्रदीप हैं, आप भी प्रदीप हैं, वो प्रदीप गुप्ता हैं, आप प्रदीप नंबियार हैं, तो एमबीए का क्या होगा सर? अगर मान लीजिए ये प्रदीप गुप्ता साहब के जो रिजल्ट हैं वो अगर सही हो गए तो एमबीए का क्या होगा? आई थिंक वो तो बिखर जाएंगे, अलग चले जाएंगे। Even उनका रिपोर्ट देख के शायद देवेंद्र फडणवीस suddenly he was slightly knocked, his facial language and the body language ठीक नहीं था। ये सुनकर he'll be overjoyed। I mean, at least somebody believes him that these things could happen, his efforts, and somebody is talking about his efforts and pains and the success that glorifying success। सर ये हो सकता है, ये बात हो सकती है कि लाड़की बहना योजना की वजह से जो 7,500 रुपए 1.5 करोड़ लोगों के 1.5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में आए हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार एनसीपी की तरफ। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होगा, ये जरा कहना This will मुश्किल be a sample test whether these kind of schemes really work। जी। तो मतलब जिसको भी जीतना है, अब ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाएगा प्रदीप जी, ये टेम्पलेट बन जाएगा Yes। कि भाई महिलाओं को 2,000 रुपए महीने के दे दीजिए, 4-5 महीने के उनके बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और चुनाव जीत जाइए। कहने का मतलब ये हुआ। सो देयर इज नो वे दैट यू कैन लूज द इलेक्शन आफ्टर यू हैव पुट मनी इन द बैंक। दैट्स इट। And the other thing is what the opposition says, people will take the money but will not vote for you। उसका भी मालूम पड़ेगा कि it doesn't work that way also। चलिए आज 21 तारीख है। You can't trust the woman with the money, even if they get the money, It's not as if they're going to vote for you. going to vote for you। So day after tomorrow is the result. We'll know exactly where we stand. Well, that's it. We try to bring you every aspect of all that we have in front of us. That's just about it from Nation Now for tonight. आप देखते रहें Nation Now, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Please do subscribe to the channel. Please do send me your comments. अपने comments जरूर भेजें। प्रदीप जी and I will of course be back tomorrow. तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। नमस्कार।